हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट सजल दीक्षित। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि कब पति नहीं दे सकता है मेंटेनेंस। तो आइए जानते हैं कि पति को कब नहीं देना होगा मेंटेनेंस। आजकल देखा गया है महिलाएं अधिकतर पतियों पर डिवोर्स के केस लगाती हैं और साथ में ही मेंटेनेंस क्लेम करती हैं। महिलाओं के पास कई तरीके हैं मेंटेनेंस क्लेम करने के और पति के खिलाफ डिवोर्स का केस पुट अप करने के। महिलाएं लगाती हैं डोमेस्टिक वायलेंस में पति के खिलाफ डिवोर्स का केस प्लस मेंटेनेंस क्लेम करती है 125 सीआरपीसी के तहत। दूसरा, सेक्शन 9 एचएमए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिवोर्स का केस फाइल करती हैं और मेंटेनेंस क्लेम करती हैं। तीसरा जो तरीका है जो महिलाएं अपनाती हैं वो है 498 ए क्रूएल्टी का, क्रूरता। इस बेसिस पे भी पत्नी पति के खिलाफ डिवोर्स के केस लगाती हैं और 125 सीआरपीसी के तहत पति से गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस क्लेम करती हैं। अब पति के पास क्या रेमेडीज हैं जिससे वो पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है या न्यूनतम मिनिमम मेंटेनेंस उसके खिलाफ बंधे। ऐसा पति क्या कर सकता है? तो जो रिटर्न लॉ है, जो पति के फेवर में एक रिटर्न लॉ है, वो सिर्फ एक ही क्लॉज में है, एक ही सेक्शन के क्लॉज में है। जो रिटर्न लॉ है जो पति के फेवर में है वो है 125 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी के तहत। इसके तहत पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बिल्कुल बच सकता है। इसमें जो 3 कारण बताए गए हैं, जो सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 में 3 कारण बताए गए हैं, वो है पहला, यदि पति ये प्रूव कर देता है कि उसकी पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध है, मतलब कि पत्नी लिव इन में किसी के साथ रह रही है या अडल्ट्री में रह रही है, तो पति को नहीं देना होगा मेंटेनेंस। दूसरा, यदि पत्नी अपनी इच्छा से घर छोड़कर मायके चली गई है, मतलब ससुराल से मायके जा चुकी है अपनी खुद की इच्छा से, पति के बुलाने पर भी वो वापस नहीं आ रही है, तो पति मेंटेनेंस नहीं देगा। पत्नी उससे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। इसमें जो तीसरा है, तीसरी बात जो कही गई है सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी में, कि अगर पति और पत्नी दोनों अपनी स्वयं की इच्छा से अलग अलग रह रहे हैं, मतलब कि म्यूचुअल कॉन्सेंट से अलग अलग रह रहे हैं, तब भी पत्नी पति के खिलाफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। ये है 3 रिटर्न लॉ जो कि बताए गए हैं सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी में, जो कि पति के फेवर में है। अगर ये 3 पॉइंट्स पति अगर प्रूव कर देता है कोर्ट में, तो पति को नहीं देना होगा मेंटेनेंस, पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अब इसके अलावा जब आपका केस कोर्ट में चल रहा है मेंटेनेंस का, तो ऐसी किन बातों का पति ध्यान रखे जिससे वो मेंटेनेंस देने से बच सके? तो इसमें पहली बात ये हो गई कि कोई भी महंगा वाहन पति अपने नाम पर ना खरीदे। अगर पति कोई महंगा वाहन अपने नाम पर खरीदता है तो पत्नी बता सकती है कि साहब ये देखिए इसके बाद इतनी महंगी गाड़ी है, तो उसमें आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, क्योंकि कोर्ट को ये प्रूव हो जाएगा कि आपके पास पैसा है, आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और आप कोर्ट में फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरा कि एलआईसी पॉलिसी तो खैर बहुत जरूरी होता है, वो आप निकलवा के रखिए, पर उसका प्रीमियम आप अपने किसी परिचित से भरवाइए, वो भी ऑनलाइन भरवाइए, और उसकी सारी रिसिप्ट जो भी रहेंगी वो आप संभाल के रखिए और कोर्ट में पुटअप करिए कि सर मुझसे मेरी अभी ये स्थिति नहीं है कि मैं अपनी प्रीमियम स्वयं भर सकूं, मैं ये प्रीमियम खुद अपने परिजनों से भरवा रहा हूं या परिचितों से भरवा रहा हूं। उसके बाद जो अपना पति का जो बैंक अकाउंट है उसमें कोई लमसम अमाउंट पति ना रखे, वो अमाउंट वो अपने किसी रिलेटिव में के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। ये इसलिए क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा रहा और पत्नी मेंटेनेंस क्लेम करती है और आपके खिलाफ मेंटेनेंस बन जाता है, तो कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है कि डायरेक्ट आपके अकाउंट से पत्नी के अकाउंट में मेंटेनेंस का पैसा चले जाए। तो आप अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम अमाउंट रखिए, ज्यादा लमसम अमाउंट अगर है तो किसी रिलेटिव के अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दीजिए।
उसके बाद देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि जो पति की प्रॉपर्टी है उस पे वाइफ का भी हक होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। पति की कोई प्रॉपर्टी पे वाइफ का हक नहीं होता है। वाइफ का सिर्फ पति से मेंटेनेंस क्लेम करने का हक होता है। इसके अलावा पति की प्रॉपर्टी पे वाइफ का कोई हक नहीं होता है। वाइफ, अगर पति एक्सपायर हो जाता है और पति बिना विल बना एक्सपायर होता है, तब फिर पति की प्रॉपर्टी में वाइफ का भी हक होता है। अगर पति अपने मरने से पहले, अपनी मृत्यु से पहले अपनी विल बना देता है और उसमें ये लिख देता है कि वाइफ को मेरी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो वाइफ को पति की प्रॉपर्टी से उसके मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। पर उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और पति की जो प्रॉपर्टी है उस पर बच्चों का हक रहता है। जो उनके बच्चे रहेंगे उनका अधिकार पति की प्रॉपर्टी पर रहेगा, उनके पिता की प्रॉपर्टी पे अधिकार रहेगा बच्चों का। उसके बाद बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि अपने आप को डिवार्ड बता देते हैं अपने घर से। बहुत सारे लोग पति ये क्लेम कर देते हैं कि उनके माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया है, उन्हें घर से डिबार कर दिया है। पर ये भी आप सोच समझकर अपने केस के हिसाब से बोलिए। अगर आपके माँ बाप कमाते हैं, उनकी इनकम आती है, तो फिर आप ये बात कह सकते हैं कि आपको घर से निकाल दिया गया है, आप डिबार हो चुके हैं घर से। पर अगर आपके माँ बाप कमाते ही नहीं है तो फिर उन्हें डिपेंडेंट शो करिए अपने ऊपर। आप कोर्ट को बताइए कि आपकी माँ बाप का रहने का, उनके खाने पीने का, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब आपके ऊपर है। ये सब का खर्चा आप उठा रहे हैं और इन सब के बिल्स आप संभाल के रखिए और कोर्ट में पेश करिए, कोर्ट में सारे बिल्स लगाइए। दूसरा, आपके अगर कोई ब्रदर एंड सिस्टर है जो कि छोटे हैं आपसे, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके दूसरे एक्सपेंसेस, ये सब के भी बिल्स आप कोर्ट में लगाइए और बताइए कि मेरे छोटे भाई बहन भी मुझ पे ही डिपेंडेंट है, मुझ पे ही आधारित है। उसके बाद आप अपने ऊपर कोई लोन ले सकते हैं और लोन की जो ईएमआईज हैं वो ऑनलाइन पे करें। लोन की जो ईएमआई है, उन सब की जो किस्तें हैं, वो आप जो भरते हैं, उनकी जो रिसिप्ट रहती है वो भी आप कोर्ट में लगाइए और कोर्ट को बता सकते हैं कि जज साहब, मेरा इतना पैसा, मेरा ये लोन है, इसके किस्तों में जा रहा है। तो जो मेंटेनेंस बनेगा, अगर इन केस आप पे मेंटेनेंस बनता भी है तो वो कम हो जाएगा। उसके बाद कोर्ट ने कहा है, जो एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है रजनीश वर्सेस नेहा के केस में, कि अब से कोई भी 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस लगाता है तो उसे अपना इनकम एफिडेविट लगाना जरूरी है। मतलब कि वाइफ को भी ये बताना होगा कि वो कितना पैसा कमाती है, हस्बैंड को भी बताना पड़ेगा उसके सोर्सेज ऑफ इनकम, और वाइफ को भी बताना पड़ेंगे कि किन सोर्सेज से उनका इनकम है। अगर वाइफ कोर्ट में ये कहती है कि वो 12th पास ही है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन छुपाती है, तो आप एक एप्लीकेशन और लगा सकते हैं 91 सीआरपीसी में। और अगर आपको पता है कि वाइफ ग्रेजुएट है और उसने 12th का ही बताया है कोर्ट में, तो आप 91 सीआरपीसी से वो यूनिवर्सिटी वालों को कोर्ट में बुला सकते हैं और सेक्शन 340 सीआरपीसी के तहत वाइफ को झूठा साबित कर सकते हैं और वाइफ के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये एक और क्लॉज हो जाता है। अब आप कोर्ट को ये भी बता सकते हैं कि जो मेरी पत्नी है, इसकी भी जो प्रॉपर्टी है, इसके जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, उसमें भी मेरी वाइफ का हक है। इसे भी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा मिला है और इसके पास ये 4 घर मिले, इस घरों से किराया आ रहा है, तो आप ये भी सोर्स ऑफ इनकम वाइफ का बता सकते हैं। और अगर वाइफ चालाकी कर कर अपने प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है अपने ब्रदर को दे देती है या और सिस्टर को दे देती है और कोर्ट में बताती है कि मेरे पास तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप वो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के जो पेपर्स हैं वो सब कोर्ट में पुटअप करिए, कोर्ट को अवगत कराइए कि जो वाइफ है मेरी ये झूठ बोल रही है, इसके पास इतना पैसा है, फिर भी ये मुझसे पैसा मांग रही है उल्टा। तो ये भी आप बता सकते हैं। तीसरी बात है और इसमें एक आती है
कि आप क्रॉस केस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी वाइफ आप पर डोमेस्टिक वायलेंस की केस लगाती है, आपके फैमिली मेंबर्स पे लगाती है, उसी तरह आप भी अपनी मदर और सिस्टर से अपनी वाइफ के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के केस रजिस्टर करवा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आप दोनों के केस सेम कोर्ट में चलेंगे और जज साहब को आप दोनों के केस की सारी डिटेल्स पता रहेगी, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, सारे फैक्ट्स जज साहब के सामने रहेंगे। तो आप भी डीवी एक्ट का एक केस अपनी मदर या सिस्टर से अपनी वाइफ के खिलाफ करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आती, आप जो भी काम करते हैं आपको उसका कैश में पेमेंट होता है, तो आप भी अपनी वाइफ के खिलाफ 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का केस लगा सकते हैं और मेंटेनेंस अपनी वाइफ से क्लेम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा, पर इससे भी ये फायदा होता है कि आपकी वाइफ पर भी प्रेशर आएगा। वाइफ पर प्रेशर डालने के लिए आप 125 सीआरपीसी का केस अपनी वाइफ के खिलाफ कर दीजिए। इसके बाद इन केस के केस का फैसला आपके अपोज में जाता है, आपके खिलाफ मेंटेनेंस बन जाता है, तो आपके पास क्या अवेलेबल रेमेडीज हैं? तो अवेलेबल रेमेडीज होती हैं दो, जिसमें पहली होती है कि आप सुपीरियर कोर्ट में अपील कर दें। अगर अपील के जो पॉइंट्स रहेंगे, जो ग्राउंड्स ऑफ अपील रहेगी आपकी, वो क्या होगी कि अगर आपको केस के बाद अगर आपका मेंटेनेंस बंद भी गया है, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी वाइफ अडल्ट्री में रह रही है, आपकी वाइफ के किसी के साथ अवैध संबंध है और आपको इसका कोई प्रूफ मिल जाता है, ऑडियो या वीडियो प्रूफ, तो आप कोर्ट में वो पेश कर सकते हैं और अपना मेंटेनेंस खत्म करवा सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको ऐसा कोई प्रूफ मिल जाए जो आप दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से आपने अलग अलग रहने का सोचा था, तो बाद में वाइफ आप पे मेंटेनेंस क्लेम कर देती है, तो अगर आपको ऐसा कोई प्रूफ मिल जाता है जिससे ये साबित हो जाता है कि हम दोनों अपनी इच्छा से अलग अलग रह रहे हैं या वाइफ अपनी इच्छा से घर छोड़ के गई है, इसका भी कोई प्रूफ मिल जाता है, तो भी आपका मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। हायर कोर्ट आपका मेंटेनेंस खत्म कर देगी। दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है रिव्यू का। रिव्यू आप लगा सकते हैं सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। दूसरी रिव्यू पिटीशन आप लगा सकते हैं सेक्शन 125 सब क्लॉज 5 सीआरपीसी में। उसके बाद आपको क्या है और जो बातें ध्यान रखनी चाहिए कि आप कोर्ट में बिल्कुल डिसेंट बनकर जाइए। ऐसा नहीं कि तड़क भड़क वाले कपड़े पहन के चले गए, बिल्कुल डिसेंट फॉर्मल कपड़े में जाइए। जज साहब के सामने कम बोलिए, आपका केस आपके एडवोकेट को पुटअप करने दीजिए, आपका पक्ष आपके अधिवक्ता को रखने दीजिए। ज्यादा चिल्लाने से, ज्यादा बोलने से आपका केस आपके खिलाफ हो सकता है, तो जज साहब के सामने आपका पक्ष अपने एडवोकेट को रखने दीजिए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा कानूनी बातें जानता है। और एक और बात इसमें जो ध्यान रखने की है कि कोई महंगी घड़ियां पहन के, महंगे महंगे मोबाइल हाथ में रख के कोर्ट में ना जाएं, इससे भी केस आपके खिलाफ जा सकता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।